साथियों नमस्कार। साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैथ जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 स्कोर आप कैसे कर सकते हैं। जब आप रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले कई वर्षों में बहुत सारे बच्चे जो है 100 में 100 स्कोर करते आ रहे हैं। लेकिन कैसे? जब 16 से 17 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं तो वो जिन बच्चों का 100 में 100 स्कोर होता है या बिहार में पूरे प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, वे कुछ ना कुछ अलग करते हैं। उनके सोचने का, समझने का तरीका, पढ़ने का तरीका अलग होगा। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे मैथ जैसे सब्जेक्ट में मैं भी जब 10वीं में पढ़ रहा था, मैथ और साइंस में 100 में 100 आए थे, उसका क्या तरीका था। जब मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप हैरान रह जाओगे यह देख करके कि किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और किस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है, किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे ऑब्जेक्टिव पूछा ही नहीं जाता है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे केवल 2 अंक वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीजें को जब आप समझ पाओगे तो ही जाकर के कंप्लीट हो पाएगा और इस चीज को आप किसी औरों से बेहतर कर पाओगे। और मैं मानता हूं कि जब रिजल्ट आता है तो 16 से 17 लाख में वो टॉप 10 में बहुत कम ही बच्चे शामिल हो पाते हैं, लेकिन उनके पास वो क्वालिटी एजुकेशन पहुंच जाए तो बहुत सारे बच्चे वो स्कोर कर सकते हैं। इस वर्ष जो रिजल्ट आया हुआ तो 51 बच्चे टॉप 10 में शामिल हुए थे, लेकिन अगर बेहतर क्वालिटी और बेहतर जानकारी दे दिया जाए 51 को 5100 और 51 को 51,000 में बदला जा सकता है। तो क्या आप तैयार हो? तो एक बार प्लीज शेयर करना और एक एक बातों को नोट करना, एक एक बातों को समझना, एक एक बातों को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप चैनल को प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लग रही है। ये आप कुछ देख पा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, कुछ आपको समझा देना चाहता हूं। साथियों आप सभी जानते हैं कि जब आपको लोगों का बिहार बोर्ड का जब एग्जाम होता है, मैं क्लास 10th की बच्चों की बात करूंगा यहां पे, तो क्लास 10th की यदि मैं बात करता हूं तो उसमें जो है लगभग 16 से 17 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं, जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों होती हैं। अब जो 17 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं, 17 लाख, ये 17 लाख विद्यार्थियों को 2 पालियों में एग्जाम लिया जाता है। एक होता है प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट सिटिंग, और दूसरा जो एग्जाम होता है वो होता है सेकेंड सिटिंग यानी कि द्वितीय पाली। अब जो प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर होता है वो अलग होता है, द्वितीय पाली का क्वेश्चन पेपर होता है वो अलग होता है। इसके साथ साथ बिहार बोर्ड में पिछले कई वर्षों से जो है अब सेट आ रहा है, यानी कि प्रथम पाली में भी यदि आप एग्जाम दे रहे हो तो 10 सेट तैयार किया जा रहा है, एक ही क्वेश्चन पेपर का, एक ही बुकलेट का, और अलग अलग तरीके से होता है। A B C D होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। किसी का क्वेश्चन सेट होगा A, किसी का B, किसी का C, किसी का D, किसी का E, किसी का F, इस तरीके से 10 सेट तैयार किया जाता है। और जो क्वेश्चन नंबर A का क्वेश्चन नंबर, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है, सेट A में जो 1 नंबर पे क्वेश्चन है, प्रथम पाली में एग्जाम दे रहे हो, तो जिसको सीट नंबर बी मिला है हो सकता है वही क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। फर्स्ट सिटिंग का जो है सभी बच्चों का एक समान होता है, सेकंड सिटिंग का सबका एक समान होता है, लेकिन फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का दोनों एक नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, समझो। अब जो फर्स्ट सिटिंग में बच्चा जो एग्जाम दे रहा है या सेकंड सिटिंग में, अगर उसका सेट कोड ए मिला है तो अगर उसमें उसके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 जो है जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सेट वाले बी में कहीं दूसरे स्थान पे होता है, यानी कि वो 10वें नंबर होता है, 15वें नंबर होता है, ताकि वो चीटिंग ना कर सके। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है। सी वाले का अलग होता है, डी वाले का अलग होता है। ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में सबका सेम क्वेश्चन होता है, यानी कि 1 नंबर पे ए वाले सेट का जो होगा वही बी वाले का भी होता है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो आप? इसको समझना बहुत बारीकी से, क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी और फिर समस्या में फंस जाओगे, फिर अंतिम में बड़ा बताना पड़ता है, बड़ा समझाना पड़ता है। डन है? चलो, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से तैयार किया जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार और सुनो, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में बच्चों का एग्जाम होता है, लगभग 16 से 17 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। प्रथम पाली के क्वेश्चन पेपर अलग होता है, द्वितीय पाली के क्वेश्चन पेपर अलग होता है। प्रथम पाली में 10 सेट तैयार किया जाता है, द्वितीय पाली में भी 10 सेट तैयार किया जाता है। सभी सेट के क्वेश्चन का नंबरिंग जो होता है वो अलग अलग होता है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। डन? अब मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा, एक बार मुझे बताओ नीचे कमेंट करके कि आपके मैथ जैसे सब्जेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, तो मैथ्स में कहोगे कि सारे सब्जेक्ट में बना दूंगा, लेकिन ये बताओ मुझे कि कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर कितने बताओ, फटाफट से नीचे कमेंट करो, हाथ खड़ा करो। तो आप कहोगे सर मैथ में अगर मैं 10th की बात करता हूं तो मैथ
हम लोग का 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? सिर्फ 15 चैप्टर है। और ये 15 जो चैप्टर्स है मेरे दोस्त, 15 चैप्टर से ही आपके पूरे 100 मार्क्स की क्वेश्चन होती, मतलब एग्जाम होती है ना। अब इसमें क्या है ना, 3 तरीके से बांटा जाता है। एक बांटा जाता है इसमें ऑब्जेक्टिव, एक बांटा जाता है सब्जेक्टिव, और एक बांटा सब्जेक्टिव में 2 पार्ट हो जाता है, जिसमें एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का, और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन जो कि होता है 5 मार्क्स का। इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तब बोर्ड जब डिजाइन करता है भाई ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में 15 चैप्टर से ही, तो कुछ ना कुछ उसका तरीका होगा कि भाई इसी चैप्टर से केवल ऑब्जेक्टिव ही पूछना है, इस चैप्टर से सब्जेक्टिव ही पूछना है, इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछना है, इससे नहीं पूछना है। कुछ ना कुछ तरीका होगा ना। तो जब तक इसको नहीं देखोगे, जब तक नहीं समझोगे, फिर कैसे हो जाओगे? आप 10 घंटे पढ़ते रह रहे हो मैथ, लेंगे फिर भी मैथ में पता चलता लड़के फेल हो गए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, सबसे ज्यादा कम रिजल्ट आता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, दिन रात मैथ पढ़ते हो, मैथ ही समझ में नहीं आता। तो बात यह है कि भाई जो चीजें समझना है वो नहीं समझ पाते हो और मेहनत करते रहते हो। तुम तो कहते हो मैं 4 घंटा मेहनत पढ़ता हूं, डेली मैं 4 घंटा केवल मैथ ही पढ़ता हूं, लेकिन मैथ में फंस जाता हूं। मैथ में मेरा ज्यादा स्कोर नहीं आ पाता मैं जब जाता हूं तो, क्योंकि वो चीजें समझ नहीं पा रहे हो। वही हाल है जो कुदाल चलाने वाला, कुदाल जो है चलाता है ना, वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन कभी वो कार में नहीं घूम पाता है। उसके पास कार का जो सपना है वो नहीं हो पाता, अच्छी अच्छी बिल्डिंग नहीं हो पाती उसके पास। मेहनत तो वो भी करता है, अब मेहनत एक दूसरा इंसान भी कर रहा है जो बहुत आगे निकल चुका है, और वो जो उसको चाहिए वो तुरंत ही उसको मिल जाएगा। मेहनत दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन दोनों लोग का तरीका अलग है। अब पढ़ने के लिए तो 17 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं भाई, लेकिन उसमें मेरिट में कौन आएगा? जो इन 17 लाख विद्यार्थियों में कुछ अलग कर पाएगा। अब अलग कैसे करेगा? जब इस पे आप विचार करोगे, सोचोगे अलग करने का तरीका। सबका सोच अलग होना चाहिए, मतलब आपका सोच अलग होना चाहिए उन 17 लाख विद्यार्थियों में, तब जाके होगा। तो मैं जो यहां पे आपको दिखाने वाला हूं, एक बार प्लीज शेयर करना यार, और लाइक कर दो फटाफट से यार। लाइक करते हो तो खुशी मिलती है कि हाँ इतने सारे बच्चों को अच्छा लगा। यदि अच्छा लगता है तभी, मैं तो यही कहता हूं जब अच्छा लगता है तो लाइक करो, तो शेयर करो, नहीं तो नहीं, छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने जैसे आपने कहा कि सर 15 चैप्टर्स ही हैं बुक में, हमारे 15 चैप्टर से डिजाइनिंग होती है। अब देखो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। अब देखो यहां पे जो है इसके इधर, ठीक है, इसके इधर ये फर्स्ट सीटिंग का है और ये आपका सेकेंड सीटिंग का डेटा है, ठीक है। अब इसको गौर से समझना। यहां पे जो लिखा गया है वो चैप्टर्स है, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14 और 15। 15 चैप्टर्स हो गई आपकी। 15 जो चैप्टर्स है वो 15 चैप्टर में यहां जो है ऑब्जेक्टिव है, और यहां आपके लघुत्तरीय क्वेश्चंस, और यहां पे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। ये फर्स्ट सीटिंग वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। आप सभी का एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में हुआ, सेकेंड सीटिंग ये तो तय होगा एडमिट कार्ड आने के बाद, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये तय हो जाता है 10वीं में तो कि आपका फर्स्ट सीटिंग है, सेकंड सीटिंग है। आपको अंदाजा होगा तो आप गेस करके नीचे कमेंट भी कर सकते हो कि सर आप किस पाली में आपका, यानी कि कौन सा सीटिंग में आपका एग्जाम होने वाला है। डन है। अब देखो पहले चैप्टर के यदि नाम मैं पूछूं, क्या भाई क्या नाम है उसका, तो कहोगे सर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। सेकेंड सीटिंग में भी वही चीज है भाई, इधर आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इधर लघुत्तरीय और ये दीर्घोत्तरीय। अब ध्यान से समझना, जब ये क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है बोर्ड में, जब पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या से सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10। नंबर आपको कितने लेके आने हैं बोर्ड एग्जाम में? सिर्फ 100 में 100 नंबर लाना है। क्वेश्चन आपकी कितने पूछे जा रही है, मतलब कितने अंक की? पहले 100 अंक की पेपर की जगह अब आपकी 200 अंक की पेपर होती है। क्यों? क्योंकि आपकी क्वेश्चन की संख्या डबल कर दी गई है। तो ये जोड़ोगे ना 10, 9, 4, 8, 8, ये तो टोटल ये 100 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। डन है। हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग को बात क्या करना है, समझना है बहुत अच्छे तरीके से। वास्तविक जो संख्या है उससे आपकी प्रथम पाली में 10 अंक का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसके पीछे जो एग्जाम हुआ था। डन है। और द्वितीय पाली में इससे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव में। यानी कि मिनिमम मैं बात करता हूं तो जो पहला चैप्टर है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा, वो सेकेंड सीटिंग हो या फर्स्ट सीटिंग हो, यानी लगभग 10 क्वेश्चन। अब 100 अगर केवल एक चैप्टर पढ़ लिया और केवल आपने वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिया तो 10 नंबर तो ऐसे आ गए भाई, 10 नंबर तो ऐसे ही आ गया।
तैयारी कितनी करनी है? अब 90 नंबर की। अब इसी चैप्टर के यदि आप 2 अंक वाले प्रश्न की बात करते हो तो 2 प्रश्न आते हैं केवल वास्तविक संख्या के। फर्स्ट सीटिंग में देख रहे हो 2 क्वेश्चन आया है, सेकेंड सीटिंग में इसमें 2 क्वेश्चन आया हुआ था, सेकेंड सीटिंग में भी। और देखोगे ध्यान से तो इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाता है, ना सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था ना कि फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, दोनों में नहीं पूछा गया था। अब आप कहोगे सर पहला चैप्टर से तो फर्स्ट सीटिंग में ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव। अब ये हर वर्ष नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि इस वर्ष जो है फर्स्ट सीटिंग में ज्यादा क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है इस वर्ष जो एग्जाम होगा वो सेकेंड सीटिंग में पहला चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता। हाँ, मान के चल सकते हो कि 7 से 8 नंबर 7 से 8 ऑब्जेक्टिव जो केवल वास्तविक संख्या से आएगा, और कम से कम 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपके किससे आएगा? उसके शॉर्ट क्वेश्चन से आएगा। पहली चीज कंप्लीट हो गई। दूसरा करता हूं दूसरे चैप्टर की, तो दूसरे चैप्टर में 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट पाली में, और सेकेंड पाली में भी 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि 8 से 9 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन हर वर्ष बहुपद जैसे चैप्टर से, दूसरा जो चैप्टर है उससे आपके क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बात करते तो प्रथम पाली में 3 क्वेश्चन आए थे, और आपके सेकेंड सीटिंग में 2 क्वेश्चन आए थे। ये 2-2 नंबर के होते हैं, लेकिन इससे भी एक भी बार जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया था दोनों सीटिंग में। लेकिन चांस होता है कि बहुपद से आपके एक क्वेश्चन आएगा, मतलब एक क्वेश्चन कभी कभार आता है। तो यानी आप समझ सकते हो कि भाई साहब ये 2 चैप्टर से कभी कभार इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ज्यादातर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की बात नहीं है। तो अब इससे आपको आंकड़ा मिल रहा है कि मुझे तैयारी करनी कैसी है। अब ध्यान से देखोगे तीसरा जो चैप्टर है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, उससे सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव आता है। लघु क्वेश्चन जो है ना 3 पूछ दिया गया था उसी प्रकार से, और इसमें दीर्घ क्वेश्चन एक आया था। मतलब हर वर्ष जो है अब मान के चलो कि इसमें जो है दीर्घ क्वेश्चन आएगा, यानी कि तीसरा जो चैप्टर है उससे लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा 5 नंबर का, है ना। और ये काम जो है किसमें हुआ था? आपके सेकेंड सीटिंग में भी हुआ था कि एक क्वेश्चन जरूर आया था, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ था 2 क्वेश्चन। यानी ऑब्जेक्टिव तो कम, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का चांस इसमें ज्यादा बढ़ जाता है। चौथा चैप्टर आपका क्या है? क्या भाई? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 8 जो है क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, और यहां पे देखोगे तो इसमें सीधे इसको आधा कर दिया गया सेकेंड सीटिंग में 4 क्वेश्चन, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन 100% जो इस चैप्टर से आएंगे केवल ऑब्जेक्टिव में। केवल ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं अंतिम में आपको पता चलेगा मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखो शॉर्ट क्वेश्चन की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है भाई। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो द्विघात बहुपद है उसमें, द्विघात समीकरण, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है, और इससे लॉन्ग की भी चांस रहती है। यानी कि इस चैप्टर से लॉन्ग पूछे जाएंगे, और शॉर्ट तो 100% आएगा। तो इसमें ज्यादा किस पे फोकस करना है? इस पे ज्यादातर फोकस करना है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, क्योंकि जब सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव जो आ रही है ना 5 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन या 4 या 5 क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव जरूर बन जाए, क्योंकि फॉर्मूला बेसिस होते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बीटा का मान क्या होगा, द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, डन है। यानी कि इसमें मेहनत करने की जरूरत है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे इस चैप्टर्स में, डन है। 5वें चैप्टर जो एपी वाला है उससे भी, वो भी बहुत तगड़ा है चैप्टर्स, क्योंकि 7 से 8 ऑब्जेक्टिव इस बार भी और सेकंड सेटिंग में पूछा गया था। यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं एपी से क्वेश्चंस, ठीक है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बनने की चांस बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल ही कम होती है। ना सेकेंड सीटिंग में ना फर्स्ट सीटिंग में कई बार एक भी बार नहीं पूछा गया था, चांस कम होती है। इसी प्रकार से छठा जो चैप्टर है वो आपका त्रिभुज है। इससे जो है ना हर मायने में चांसेस कम होता है, केवल लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ के। यानी कि अगर पूछा भी जाएगा इससे तो बहुत कम ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वो भी फॉर्मूला बेसिस, या फिर एक बहुत अच्छे थ्योरम से उस ऑब्जेक्टिव उठाया जाएगा। और इसे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम की मात्रा में आता है ना, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और हर वर्ष बनता है, ये ध्यान रखना, हर वर्ष बनता है, कभी कभी इसको छोड़ देता है, जैसे इस बार छोड़ा है। यही है थेल्स का परिमेय, पाइथागोरस, इस सब से क्वेश्चन हमेशा आता है। 7वां चैप्टर उसी प्रकार से आंकड़ा मिलाओगे तो 13 ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा है भाई साहब, 13 ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाएंगे। 7वां चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति।
अब यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में भाई मेरे क्या करना है, देखो यहां पे भी 11 ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इस पे भी ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा मेहनत करना है द्विघात समीकरण आपका निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, अब यहां पे जो है आपका 8वां चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। भाई साहब त्रिकोणमिति आपके पूरे चैप्टर्स का, पूरे बुक का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, सबसे आसान होता है, सबसे लाजवाब होता है। और इससे देखोगे तो फर्स्ट सिटिंग में 19 ऑब्जेक्टिव, तो सेकेंड सिटिंग में 27 क्वेश्चन पूछ दिए गए। 1 नंबर से बच्चे टॉपर से बच जाते हैं, 1 नंबर से फेल होने से बच जाते हैं। और सिर्फ एक चैप्टर अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हो तो लगभग 20 क्वेश्चन जो है ना वो आपकी, अब मान लो इसमें 19 है, इसमें 27 है, तो एवरेज लेके चलते हैं 20 क्वेश्चन तो आएगा ही। सिर्फ एक चैप्टर से लगभग 20 क्वेश्चन आपके पूछ दिए जाते हैं। सोच के देखो कितनी तगड़ी बात है ये। यानी कि त्रिकोणमिति में कहां मेहनत करने की जरूरत है आप ये समझ रहा है। 9वां चैप्टर जो ऊंचाई वाला है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला, वो चीजें आप देख पा रहे हो कि इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, ना की मात्रा में पूछा जाता है, बिल्कुल ही नहीं पूछा जाता है। सिर्फ इसमें पूछा भी जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। त्रिकोणमिति में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वही आपको देखने की जरूरत होती है, अन्यथा आप देख सकते हो कि ना इसे सब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो वो कभी कभी आता है, अन्यथा नहीं आता है। 10वें चैप्टर की मैं बात करता हूं जो ब्रीथ है, उससे थोड़ा सा कम ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी कि सिर्फ इसमें देखो 3 पूछा था, इसमें सिर्फ 2 ही पूछा था। यानी कि ब्रीथ से बहुत कम ऑब्जेक्टिव आते हैं, आते भी हैं तो कैसा क्वेश्चन आते हैं, वो फॉर्मूले विशेष होते हैं। 11वां चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, एक भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ उससे दीर्घ उत्तरीय हर वर्ष पूछा जाएगा, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएगा रचना से। 11वां चैप्टर, ठीक है, डन है। एक क्वेश्चन जरूर आता है तो इसको ध्यान रखना, यानी कि इस चैप्टर में कहां मेहनत करना, अब इसका ऑब्जेक्टिव ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव में केवल लॉन्ग क्वेश्चन ध्यान देना है, डन है। अब 12वां जो चैप्टर है उससे क्या है, उससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, और इससे लगभग सेकेंड सिटिंग में 8 क्वेश्चन आए थे। यानी कि इसमें भी थोड़ा सा हमको मेहनत करने की जरूरत है, आपको करने की जरूरत है, यानी कि हमको इसको पढ़ना होगा बढ़िया से, इसका भी ऑब्जेक्टिव है ना। 13वां चैप्टर आपको क्या है ना, 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग, और इसमें 6 यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन हर वर्ष इस चैप्टर से भी आते हैं। इसी प्रकार से 14 चैप्टर जो है आपका सांख्यिकी, उससे भी आपके 5 क्वेश्चन जरूर आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, और परियक्ता से आपके हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने की चांस कम होती है, लॉन्ग क्वेश्चन आने की चांस कम होती है, कभी कभी सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अब जो मैंने डेटा बताया है, अब इसका निचोड़ समझो। मैंने जो बताया आपको डेटा, यहां पे जो भी आंकड़ा बताया, ये पूरे 200 नंबर का मैंने बताया, यानी कि 200 नंबर का पेपर आपके एग्जाम में होता है। आप जोड़ के भी देख सकते हो। सिर्फ आपको कितने नंबर लाना, 100 नंबर। अब आप इसमें से छांटो कि कौन कौन से चैप्टर्स यदि मैं पढ़ लूं अच्छे से, ताकि मैं 100 में 100 स्कोर कर सकूं। मतलब कि कहने का मेरा मतलब यह है कि इसमें से वो चैप्टर्स आप छांट लो जो आपको समझ में आता है। वैसे पढ़ना तो सब है, और ऐसा नहीं कि उसी चैप्टर को पढ़ के मैं कह दूंगा बंद कर दो, नहीं। मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले तो ये छांटो कि मैं ये चैप्टर यदि पढ़ लेता हूं तो 100 नंबर का जो पेपर है वो मुझे सॉल्व हो सकती है। मतलब क्या है कि उसमें कुछ छूट भी सकता है या उससे दूसरा भी आ सकता है। तो जब उतने ही चैप्टर्स, यानी कि मान लो 5 से 7 ही चैप्टर आपने जोड़ा तो आपका 100 कंप्लीट हो गया, तो पढ़ तो सब रहे हो ना। तो हो सकता है कि अगर 1-2 क्वेश्चन उसमें से कठिन आ जाए तो जो दूसरा छोड़े हो उस चैप्टर से बना दोगे। जैसे मान लो डिसाइड के लिए पहला चैप्टर पढ़ लेंगे, दूसरा पढ़ लेंगे, तीसरा पढ़ लेंगे, चौथा पढ़ लेंगे, 5वां पढ़ लेंगे, 8वां पढ़ लेंगे या 9वां पढ़ लेंगे, और 2-3 चैप्टर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा कम करके, यानी कि मुझे समझ में नहीं आता है तो पढ़े रहोगे। तो हो सकता है कि उस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन भास्ट आ जाए जो समझ के रखे हो तो इस चैप्टर से बना दोगे। केवल आपको 100 नंबर ही स्कोर करना है ना भाई, तो इजी हो जाएगा। अब इन सारे चैप्टर्स में बेहतर करने के लिए सबसे जरूरी बात यह होती है कि केवल कह देने से, डेटा ले लेने से नहीं होता है। आपको सारे चैप्टर्स को, 15 चैप्टर को बहुत बेहतर पढ़ना होगा, लेकिन आपको 100 नंबर की चैप्टर्स जो आपकी तैयार करोगे ना अपने अनुसार, उस चैप्टर्स को तो कहीं से क्वेश्चन आ जाए छूटना नहीं चाहिए, ऐसी स्टडी तैयार करनी होगी कि उसको इतना रटना, मतलब रटने का मतलब है इतना आपको पढ़ना होगा, इतना रिवीजन करना होगा इसमें कि समझो कि उस चैप्टर से यार, जैसे पहला चैप्टर होता है ना किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें कहते हो यार इसमें से कहीं सा जगह हम बना देंगे, तो ऐसा उन सारे सब्जेक्ट में होना चाहिए। बाकी सबको एवरेज लेके चलो, डन। अब देखो ये चीज हो गई। अब इसमें क्या है भाई, फॉर्मूले तो बहुत बेस्ट होते हैं,
आपको सबसे पहले ये आप एक कॉपी ले लेना और उसमें सारे फॉर्मूले लिख लो। ठीक है, सबसे पहले ये कॉपी किसकी खरीदना है? फॉर्मूले की। दूसरी भी कॉपी आपको लिखनी है। दूसरी कॉपी ये लेनी है कि ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप बार बार बनाते हो तो गलती हो जाती है। जैसे मान लो कि आज क्वेश्चंस को बनाए और फिर 5 दिन के बाद बना रहे हो, तो जो गलती पहले दिन किए थे वो भी गलती 10वें दिन भी कर रहे हो, या फिर अगले दिन भी जो बना रहे हो तब भी कर रहे हो, यानी कि क्वेश्चन में आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होता है ना, तो उसके लिए एक कॉपी जो है ना, एक कॉपी जो है ना उसके लिए जरूर खरीदो, मिस्टेक वाली कॉपी, क्योंकि यही चीजें जो है ना अंतिम में क्या करोगे, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कॉपी को उल्टोगे और देखोगे हाँ इसमें हमको मिस्टेक होता था, पेपर देने चले जाओगे। ये तरीका करना होगा सबसे अलग। तीसरी तरीका ये जब ये चीजें मिस्टेक वाली हो जाएंगी तब क्या करना है भाई साहब, आप अपना एक नोट्स जो तैयार किया ना उसे जरूर तैयार करना। बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स का नोट्स ही तैयार नहीं करते हैं, नोट्स जरूर लेना। और चौथा तरीका बस ये नॉर्मल है, जो सभी बच्चे जानते हैं कि आपकी एनसीईआरटी है, उसके सारे एक्सरसाइज को आपको बस सिर्फ सॉल्व कर लेना। मतलब कि जो भी एक्सरसाइज वाला है, एक्सरसाइज वाला जो चैप्टर है, एक्सरसाइज जो इसमें दिया गया वो सारे के सारे बहुत ही बखूबी तरीके से सॉल्व कर लेना है। गारंटी देता हूं कि यदि इस प्रकार से तुमने पढ़ लिया मैथ्स में, और बहुत इजी है, केवल आप सोच समझ लिए, एक दिन बैठो और एक दिन केवल प्लानिंग करो अपनी कि मुझे ये करनी है, ये चैप्टर में अच्छे पढ़ाई कर लिए, इस चैप्टर में बाकी ये एक्सरसाइज नहीं पढ़े हैं, उसका एक प्लानिंग बनाओ, उसका करो बस। और देखो यदि तुम्हारे सपना वो नहीं होगा ना पूरा तो फिर कहना, लेकिन ये कर पाओगे तब 100% इसकी हम गारंटी देते हैं। और इसके बाद से बहुत तगड़ी चीजें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं साथियों। मैं बताते एक चीज नहीं बताई आपको, आज से और अभी से ऐसा समझो, रात्रि 8 बजे एक चैनल्स पे मैं अब डेली बिहार बोर्ड मंटू सर के नाम से एक चैनल्स होगा, जिस चैनल पे आपको प्रतिदिन मैं लाइव आऊंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपकी तैयारी करूंगा। और आने वाले दिनों में जब उस पे आप प्यार सपोर्ट बनाए रखोगे और उस चीज को ज्यादा फॉलो करोगे, यानी लाइक शेयर करोगे, तो आपके सब्जेक्टिव की सीरीज चलाएंगे और सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे। आपको बिल्कुल परेशानी होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा देते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका पिन करवा देते हैं। सारे बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को अपने दोस्तों साथियों को शेयर कर देना है। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे आपके साथ हम लाइव होंगे, आप जरूर जुड़ना हमारे साथ। आज ही यह क्लास शुरू होने जा रही है, आज से ही आप तैयार हो जाओ। रात्रि 8 बजे नीचे जो है ना, रात्रि 8 बजे नीचे आपके कमेंट बॉक्स में आपकी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है ना। सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उनमें मैं शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप चैनल को सब्सक्राइब करना। रात्रि 8 बजे मत भूलना, जुड़ना हमारे साथ। करो अब ऑब्जेक्टिव की तैयारी सबसे शानदार तरीके से, और इस बार जो टारगेट है वो पूरा करो, और इस समय जो अचीव करना वो चीजें होंगी। मिलेंगे आपके साथ फिर से, अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल से जुड़ करके पढ़ाई आप करते रहिए, हम आपके साथ हैं। जहां पे भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, हम आपके साथ हैं। लव यू, ओके, बाय।